कोर्ट में बहस हुई है। जाहिर है कि सब वकील बात नहीं कर सके इसके अंदर जितने पिटिशनर हैं, लेकिन कुछ खास लोगों ने बात की। कपिल सिब्बल जी ने बात की है और हमारे धवन साहब ने बात की है, फिर अभिषेक सिंघवी साहब ने बात की है, हुजैफा साहब ने बात की है, और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं सरकारी वकील साहब लोगों ने बात की है। तो देखिए, बुनियादी बात जो आज ज़ेर बहस आई है कोर्ट के अंदर, एक बात ये आई है कि वक्फ बाय यूजर का जो कानून है वो उसको आप खत्म कर रहे हैं, और आप वक्फ की प्रॉपर्टी के बारे में ये फैसला बात कर रहे हैं कि अगर कोई चीज वक्फ की प्रॉपर्टीज है तो वो वक्फ की प्रॉपर्टीज अगर वक्फ बाय यूजर कैटेगरी में आती है तो उनको अब तक के जो आई है वो तो हम मान लेंगे, लेकिन वो अगर डिस्प्यूट है उसके ऊपर में कोई प्रॉपर्टी पे तो वो वक्फ बाय यूजर में काउंट नहीं होगी। तो अदालत ने ये जानने की कोशिश की डिस्प्यूट से क्या मुराद है, ये डिस्प्यूट पहले से मौजूद है वो, या आप दूसरा नया डिस्प्यूट खड़ा करेंगे वो। तो उस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया। दूसरी बात, सरकार ने ये यानी अदालत ने ये पूछा कि आप ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के अंदर जो मेंबर्स हमने 2 नॉन मुस्लिम रखे हैं तो क्या 2 के अलावा और नहीं होंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, 2 के अलावा नहीं होंगे, 2 ही होंगे। तो उन्होंने कहा ये कानून में तो ऐसा नहीं है, कानून ने तो पहले ये कहा था पिछले कानून के अंदर कि तमाम लोग मुसलमान होंगे 100%, लेकिन अब आपका जो कानून है वो ये कहता है 2 नॉन मुस्लिम होंगे, लेकिन बाकी लोगों की जो शर्त थी कि नॉन मुस्लिम होंगे, नॉन मुसलमान होंगे, वो शर्त आपने हटा दी है। तो आपकी बात में और कानून के अंदर 2 कन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, जेपीसी के अंदर इस पर बहस हुई और सरकार ने जेपीसी के सामने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा हमें कुछ से मतलब नहीं है, हमें ये मतलब है कि कानून में क्या लिखा हुआ है और कानून से क्या चीज बनती है। तो वो उन्होंने ये कहा कि हम इस पर अफिडेविट दे सकते हैं अगर आप चाहें। तो एक दूसरा मुद्दा था, वो अभी क्लियर नहीं हुआ। तीसरा मुद्दा ये था कि जो सरकार का क्लेम होगा वो सरकार का क्लेम वक्फ ट्रिब्यूनल नहीं तय करेगा, बल्कि वो पहले कलेक्टर की बात थी, अब डिजिग्नेटेड ऑफिसर की बात है। तो सवाल ये पैदा हुआ कि भाई डिजिग्नेटेड ऑफिसर अगर सरकार अपॉइंट करेगी और क्लेम करने वाली भी सरकार है तो वो किसके हक में पक्ष में फैसला करेगा, तो वो चीज भी क्लियर नहीं हुई अभी। चौथी बात उसमें ये आई कि साहब उन्होंने कहा हमने इसमें विमेन के लिए गुंजाइश रखी है और हमने बहुत सारी और लोगों के लिए गुंजाइश रखी है। तो ये सवाल पैदा हुआ कि भाई विमेन की गुंजाइश तो पहले भी थी, इसके अंदर कोई नई बात आप नहीं कह रहे हैं। तो बहरहाल अभी इसमें कई ऐसे फैक्टर चीजें हैं जो बाकी हैं। मिसाल के तौर पे लॉ ऑफ लिमिटेशन के एग्जम्पशन से इसको आपने खत्म कर दिया। यह कंपैरिजन भी आया कि जो हिंदू एंडोवमेंट्स हैं और जो सिख एंडोवमेंट हैं उसको ये सब प्रोटेक्शन हासिल है, जो प्रोटेक्शन आपने वक्फ बोर्ड से छीन लिए, वक्फ कानून से छीन लिए। तो इस पर भी कोई स्पष्ट जवाब सरकार की तरफ से नहीं आया है। बहरहाल हमें उम्मीद है कि जिस तरह से बहस चल रही है, हमें उम्मीद है कि बहरहाल कल भी इस पर और विस्तार से चर्चा होगी। हम ये तवक्को रखते हैं कि या तो पूरा एक्ट स्टे हो जाएगा या इसके कई ड्रैकोनियन प्रोविजंस को स्टे कर दिया जाएगा। जो सजा थी वो कम कर दी गई है। वक्फ बोर्ड के जितने भी औकाफ के थे उसमें ये था कि डेमोक्रेटिक कल्चर से चुनकर आते थे, जैसे बार एसोसिएशन से होता था, एक इस्लामिक स्कॉलर होता था, एक मुतवल्लियों से चुनकर के आता था। तो वो जो चुनाव का जो, और फिर वो सब मिलकर के 6, 7, 8 जितने भी लोग होते थे मेयर, वो अपने में से चेयरमैन चुनते थे। अब नॉमिनेशन होगा, तो इसका मतलब ये कि हम डेमोक्रेटिक चीजों को खत्म कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक कल्चर को खत्म कर रहे हैं। एक तो चीज ये है। दूसरे 5 इयर्स प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की कौन गारंटी देगा कि ये सही मुस्लिम है या सही मुस्लिम प्रैक्टिसिंग नहीं है, इसकी कौन गारंटी देगा? कोई उसका क्या मेयार है? बल्कि हमें तो ये प्रैक्टिसिंग का मसला तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अब कोई फतवा टाइप का कोई जारी किया गया, तो फतवे की जबान भी नहीं होती इस तरह की, जो वो है कि साहब प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कर सकता। लिमिटेशन एक्ट खत्म हो गया तो उसमें तो जो काबिज है वो काबिज ही रहेंगे, उनको जो टाइम ही नहीं मिलेगा जाने का कोर्ट, वो एक टाइम के बाद में खुद ही काबिज हो जाएंगे। और तीसरे नंबर पे जो ये है कि जो पावर्स हैं अलग अलग डिवाइड किए गई हैं, तो एक ही जो डीएम होगा वो इंसाफ का भी काम करेगा और वो मुतवल्ली भी है एक तरीके से, तो वो मुतवल्ली भी है और उसको इंसाफ भी करना है, तो वह खुद अपने आप में दोनों चीजें कैसे ओहदे कर सकता है, ले सकता है। इसलिए पहले सब डिविजनल कमिश्नर जो है वो कमिश्नर जो है वो उसको करते थे और उसके बाद पूरा प्रोसीजर के बाद में वो होती थी। एक प्रोपेगेंडा और झूठ पर आधारित ये वक्त लाया गया है, जो संविधान में जो सहूलतें दी गई हैं, जो फैसिलिटेट किया गया है शहरियों को, उसको बिल्डोज किया गया है इस बिल को लाने के लिए। सर, क्या एक्स्ट्रा पावर गवर्नमेंट को मिल जाएगी? जो संपत्तियां हैं उनसे रिलेटेड वो क्या कर सकती है? देखिए, उन्होंने उसमें ये भी है कि अगर कहीं पर कोई सरकारी क्या कहते हैं कोई जमीन है, तो सरकारी जमीन किसे कहते हैं इसकी परिभाषा अलग अलग है। बहुत सी जगह ऐसी हैं जो वक्फ की थी, सरकार उनका मेंटेनेंस देखती है। मिसाल के तौर पर हम कहते आए जेपीसी में, हमने कहा कि एएसआई के अंडर जितनी मसाजिद हैं, बेशक वो
आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया उनका देख रेख, लेकिन उनका कल्चर है कि वो किस मजहब के लोगों की है, उनके उस कल्चर को महफूज रहना चाहिए। अगर मस्जिद है तो नमाज पढ़ी जाए, मंदिर है तो वहां पूजा की इजाजत होनी चाहिए। लेकिन ये कानून पहला ऐसा कानून है कि जिसमें एक तानाशाही झलकती है, और ये झलकता है कि अब जो मजहब की जो पावर्स होती हैं, जो मजहबी लोगों को कुछ सही और बताने की, और जो उसकी जो उसूल और जवाबित होते हैं मजहबी फिकी जिन्हें कहते हैं, उनके अरबी ज़बान में फिका बोलते हैं उसको, तो उनकी जो टर्म्स होती हैं मजहबी टर्म्स, उसका काम भी अब सरकार करेगी। इस कानून के बाद में हमें ऐसा लगता है कि हमारे देश के माननीय जो वजीर आजम है वो अब मुफ्ती भी हैं, और उन्हें मुफ्ती भी कहना चाहिए। अगर सरकार करेगी भी तो सर क्या आपत्ति है? अरे आपत्ति क्या? आपत्ति क्यों नहीं होगी? जब उनके किसी को विल पावर आप खत्म कर रहे हो और वक्फ अलल औलाद खत्म कर रहे हैं, अगर आप किसी और धर्म में है तो वक्फ कर सकते हैं, किसी को आप अपनी मर्जी से हिबा कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन मुस्लिम में तो नहीं कर सकते। और आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की सनद कौन देगा? मैं एक इमाम मस्जिद का हूँ, मैंने 20 ईयर्स अगो तो कंटिन्यू, तो मैं भी किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकता कि मेरा ये मुख्तरी प्रैक्टिसिंग है। तो प्रैक्टिसिंग कोई मुस्लिम होगा नहीं, क्योंकि उस मेयार पे कोई उतरेगा नहीं। कोई मेयार आपने डिफाइन नहीं किया, कौन डिफाइन करेगा जब ऊपर वाले ने ही नहीं किया? वो तो ईश्वर दूत जो होते हैं, प्रोफेट होते हैं, वो करते हैं, क्योंकि उनका ऊपर से रिश्ता होता है। वो कहता है कि हाँ ये परफेक्ट है, तब होता है। तो वो तो कुछ है नहीं। तो मुस्लिम वक्फ प्रैक्टिसिंग कोई मुसलमान मिलेगा नहीं, और हिंदू भाई कोई वक्फ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये कि अब वक्फ का चैप्टर क्लोज्ड है। ऐसा है ना, जो वक्फ बिल पेश किया गया उसमें जीपीसी बनी, जो लोग उसमें विपक्ष के लोग थे उनकी राय को नजरअंदाज किया गया, बिल्कुल नहीं सुना गया, और पूरे मनमाने तरीके से ज्यों बिल को पास किया गया। इस गवर्नमेंट की मंशा वक्फ अमलाक को खुर्द-बुर्द करने की है। बहुत से लोग, अभी जांच होगी तो बहुत बड़े बड़े लोग वक्फ अमलाक पर कब्जा किए बैठे हुए हैं, और अब जो दूसरे लोगों को फायदा पहुंचाना है, चोर दरवाजे से, जो बड़े बड़े शहरों में अमलाके हैं, चोर दरवाजे से उन पर दाखिल करके कब्जा कराना है। अन्यथा ये जो गरीबों की और बेवाओं की और महिलाओं की मदद आज तक तो किसी ने की नहीं है, जिनके पास हिंदुस्तान में पूरे खजाने रहे, खाली वक्फ अमलाक से। ये खाली एक झूठा प्रोपगंडा है। इसके पीछे मंशा गवर्नमेंट की ठीक नहीं है। वक्फ अमलाक को वो खुर्द-बुर्द करके उस पर कब्जा करना चाहते हैं। तो सर, आप सीधे सीधे सरकार की मंशा पर ही सवाल उठा रहे हैं। क्या आम आदमी को इससे कोई नुकसान होने वाला है जो संशोधन हुआ है? भाई, आम आदमी जब वक्फ अमलाक में हमारी दरगाहें, खानकाहें, मस्जिदें, मदरसे और ईदगाहें और इमाम बाड़े, तो जाहिर बात है ये सब हमारी मजहबी शनाख्त है, धरोहर है, इनको कोई नुकसान होगा तो पूरी कौम को नुकसान होगा। तो अब क्या उम्मीद है आपको? आपकी बात सुप्रीम कोर्ट, हम लोगों को यकीन है, और इसी यकीन के साथ जमात रज़ाए मुस्तफ़ा आज सुप्रीम कोर्ट आई है कि हमारी बात को सुना जाएगा, आईन और कानून की बालादस्ती कायम रहेगी, और जो माननीय उच्च न्यायालय से हम सब उम्मीद लेकर आए हैं, यकीनी तौर पर हम सबको यकीन है कि इंसाफ मिलेगा और हम सबके हक में फैसला होगा। सर, ये भी कहा जाता है कि जो वक्फ की जो प्रॉपर्टीज हैं उस पर बड़े नेता या जो भूमाफिया हैं वो कब्जा करके बैठ जाते हैं, उसको छुड़ाने के लिए सरकार की कोशिश बताई जा रही है। ये बिल्कुल षड्यंत्र प्रोपगंडा है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अगर है भी तो कानून ऑलरेडी पहले से ही बने हुए हैं। अगर कोई भूमाफिया, कोई पावर वाला किसी वक्फ अमलाक पर बैठा हुआ है तो कानून ऑलरेडी पहले बने हुए हैं। कोई भी किसी की जमीन पर कब्जा करता है तो कानून अपना काम करना चाहिए। तो किसी ने आज तक तो कहीं, अगर गवर्नमेंट की मंशा सही होती तो किसी एक के खिलाफ तो कार्रवाई होती। आज तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। क्या वक्फ अमेंडमेंट बिल लाके ही इन भूमाफियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं। इनकी मंशा इसीलिए अगर आज इन्हें करना होता तो उन भूमाफियों के खिलाफ कार्रवाई कर चुके होते हैं। कानून और सरकार का डंडा इतना मजबूत है कि बिल लाने की कोई जरूरत नहीं थी। भूमाफिया चाहे गवर्नमेंट तो एक दिन में अपना जगह छोड़ के भाग जाएंगे। देखिए, हम लोग तो यही लास्ट होप लेके इधर आए हैं। पूरा बंगाल नहीं, पूरा हिंदुस्तान आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ नजर था कि बीजेपी जैसे उनका नंबर ज्यादा होने के फायदा लेके एक समुदाय का जो पीढ़ी से पीढ़ी देते हुए जो एसेट था, जो प्रॉपर्टीज था, उनको हड़पने का जो कोशिश कर रहे थे, उनके खिलाफ हम लोग कोर्ट में आए थे। आज पूरा 2 घंटा के ज्यादा सुनाए हुए हैं। कुछ बात जो चीफ जस्टिस अगर उनके साथ जो था, उनका बेंच जो मुद्दा उठाया, हम लोग का दिल में हो पाया है, और कल इसका फिर भी हियरिंग होगा। हम लोग का जो डिमांड था, उस डिमांड को लेकर ज्यादा चर्चा हुआ, वक्फ बाय यूजर।
उसको लेके जो 2 घंटा के ऊपर बातचीत चली है आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ के बेंच में, तो ज्यादा वक्त वक्फ बाय यूजर को लेके बात चली है। ये हम लोगों के लिए, हम लोग को होप दिख रहा है इसमें। We have been very hopeful in the Supreme Court from day one, from the very morning, and the way Supreme Court has entertained our petition, that was a remarkable one. और हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट कल स्टे करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन का समय लिया है तो ये एक उम्मीद से भरा दिन है कि बहुत अच्छी पिटीशन में बहस भी हुई है, बहुत अच्छी वहां चर्चा भी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जो सवाल पूछे हैं उन सवालों के कोई जवाब सरकार के पास नहीं थे। सरकार से सवाल उन्होंने पूछा सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर जैसे मुस्लिम वक्फ में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को आप लाने की बात करते हैं तो क्या हिंदू ट्रस्ट में भी लाया जा सकता है मुस्लिम सदस्यों को? सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। नोटिस इश्यू हो जाएंगे कल तक और स्टे हो जाएगा, ये पूरी उम्मीद हम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है न्याय की, जहां सरकार ने बहुत भारी वायलेशन किया है आर्टिकल्स का, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के वायलेशन का इतना ज्यादा अगर वायलेशन हुआ तो ये पहला कानून बना है जिसके ऊपर हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। बाय यूजर को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट का रुख दिखाई दिया, और कहीं ना कहीं जो पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है देखिए एक्ट को लेकर के, उस पर भी ये सुप्रीम वक्फ बाय यूजर अपने आप में जिस तरह से उसको हटाया गया है वो अपने आप में आर्टिकल्स का वायलेशन करता है कॉन्स्टिट्यूशन के। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे हैं, कल तक हमें उम्मीद है इसके ऊपर स्टे भी होगा। मुर्शिदाबाद की अगर बात है, जो हो रहा है गलत हो रहा है, कहीं पर भी हिंसा का साथ नहीं देना चाहिए। इसके लिए जिम्मेदार वो लोग हैं जो ये कानून भी लाए हैं और वो लोग भी होंगे जिनके हाथ में लॉ ऑर्डर है। लेकिन ऐसा कानून लाया ही शायद इसलिए गया है कि पूरे देश भर में हिंसा हो। मैं अपील करता हूं कोई हिंसा का रास्ता नहीं चुने, हम गांधी के देश में रहते हैं, लेकिन जो लोग इस कानून को लाए हैं उन्हें पहले से मालूम था कि ये होगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया था कि हाई कोर्ट, जो दिल्ली हाई कोर्ट है, उसकी जो भूमि है वो भी कहीं ना कहीं वक्फ से एसोसिएटेड है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट की एक तल्ख टिप्पणी दिखाई दी। देखिए आज की तारीख में जो हालात वक्फ बोर्ड्स के बनाए गए वो सबके सामने हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट वक्फ को मजबूत बनाने की तरफ जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट की जगह पे ऐसी बहुत सारी भूमियां होंगी जिनके आप पुराने रिकॉर्ड देखेंगे, पर आज विवाद किस तरह का है कि आप आज की भूमि के ऊपर क्या करना चाह रहे हो। भूमाफियाओं की नजर गड़ाने वाले सरकार में बैठे हुए हैं, संरक्षण दिए हुए, तो उनसे क्या उम्मीद? जवाब दे सरकार का, जो सरकार से सवाल पूछेगा। आज सुनवाई हुई, हम यहाँ आए थे, सारे वकीलों ने अपनी बात रखी, और ये जो केंद्र सरकार जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल लेकर आई है, हमें उसमें उम्मीद है कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा ऑर्डर यहाँ से पास होगा जिसपे हमें राहत मिलेगी, और ये जो हमारी वक्फ की ज़मीनों को कब्जा करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं उस पर रुकेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक टिप्पणी भी की कि जिस तरीके से हाई कोर्ट की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया, कहीं ना कहीं उसको लेकर के भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने निराशा जताई। देखिए मैं चेयरमैन रहा हूँ वक्फ बोर्ड का, और लंबे टाइम तक चेयरमैन रहा हूँ। यहाँ पर 1977 प्रॉपर्टीज़ हैं वक्फ की, और वो सारी की सारी वक्फ के गज़ट नोटिफिकेशन के अंदर हैं। उसमें एरिया भी है, उसमें लोकेशन भी है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी भी ज़मीन को जो है ये हम क्लेम कर दें, ऐसा कुछ नहीं है, और क्लेम कर देने से हो नहीं जाती है। लेकिन जो ज़मीन है, जो 9 लाख प्रॉपर्टीज़ हैं, जो वक्फ बाय यूज़र हैं, वो ज़मीन तो हमारी अपनी ज़मीनें हैं ना, तो वहाँ पर हमारे कब्रिस्तान हैं, दरगाह हैं, और एक ज़माने से हैं, तो उनको ये कब्ज़ा करना चाहते हैं। जैसे 123 प्रॉपर्टी दिल्ली के अंदर हैं, तो एक नोटिफिकेशन पीछे जारी भी किया था इन्होंने, यूनियन ऑफ इंडिया ने। मैं हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट जाने के बाद वहाँ से हमें राहत मिली, और उसमें माना हाई कोर्ट ने कि एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल दिल्ली वक्फ बोर्ड का था और वक्फ बोर्ड का रहेगा। तो और ऐसी तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, लाल मस्जिद के पीछे की प्रॉपर्टी इन्होंने कब्जा कर ली, वहाँ पर बिल्डिंग बना दी, CBI को दे दी। आज भी टर्मिनल के अंदर वो केस चल रहा है। ऐसी जो है माता सुंदरी रोड पर है, ऐसी खसरा 484 है, वो इन्होंने जो है अलॉट कर दिया दूसरी एजेंसी को। तो ये तो ज़मीनों को कब्जा करने का मकसद है सीधा सा, और कुछ नहीं है। और जिस तरह से इन्होंने मेंबर, वक्फ के मेंबर, मैं पहले हुआ करता था कि इलेक्टेड MLA, मुस्लिम इलेक्टेड MLA था, वो क्लोज हटा दिया, इलेक्टेड भी हटा दिया, इलेक्शन प्रोसेस से भी ख़त्म कर दिया, और मुस्लिम क्लोज हटा दिया। इलेक्टेड MP था, मुस्लिम था, वो हटा दिया। मुस्लिम जो है वो मुतवल्ली इलेक्टेड था, वो हटा दिया। तो कहीं ना कहीं इलेक्टेड प्रोसेस को ख़त्म किया। और ये जानते हैं कि कहीं भी किसी भी स्टेट में इनका ना तो कोई MP है मुस्लिम, ना ही कोई MLA है। बोर्ड में सारे लोग इनके रहें, उसका बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे दिल्ली के अंदर हमारे 4 MLA हैं मुस्लिम हैं, पहले वाले एक्ट के हिसाब से हम में से कोई ना कोई एक आना था। MP, ex-MP कांग्रेस का है, वो आना था। और जैसे हरियाणा है, वहाँ कांग्रेस के हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी या कांग्रेस के हैं, ऐसे ही TMC के बंगाल में हैं। तो ये जानते हैं कि अगर वो वाला एक्ट रहता तो बाय डिफ़ॉल्ट अक्सरियत जो है हमारी रहती,
और ये उसके अंदर गड़बड़ नहीं कर सकते थे। अब एक ये डीएम को सारी ये पावर दे रहे हैं। अब आप बताओ अगर स्टेट किसी प्रॉपर्टी को क्लेम कर रहा है, जैसे 123 प्रॉपर्टी को स्टेट क्लेम कर रहा है, तो डीएम के खिलाफ चला जाएगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि एक ही बात को हर एक पिटीशन में रिपीट नहीं किया जाए, जैसा आप कह रहे हैं कि हर एक पिटीशन में वही रिपीट किया जा रहा था। लेकिन आपकी अलग अलग सबकी अलग अलग पिटीशन है, तो सब ने वो बात रखी है जो उसके अंदर कमियां हैं, सब रख रहे हैं ना उसको। मैं तो चेयरमैन रहा हूँ, मैंने तो फेस किया है। जब मैं चेयरमैन था तो एक भी केस लूज नहीं किया, यहाँ तक कि यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ 123 प्रॉपर्टी का जीता। और जब मैं नहीं रहा, इनके पास चली गई, रेवेन्यू सेक्रेटरी के पास चली गई, जो डिविजनल कमिश्नर है वो अब चेयरमैन है। जब चली गई तो शाही ईदगाह का मसला आया। वो उसने वक्फ की ज़मीन को, जो ईदगाह के सामने का पार्क है, ये वहाँ कोर्ट के अंदर जाकर ये कहा, एफिडेविट दिया कि ये हमारी नहीं है। अखुंजी मस्जिद जो वहाँ है मेहरौली के अंदर, वहाँ इन्होंने कहा कि हमारी नहीं है। कई सारी दरगाहें हमारी नहीं है। तो एक तरफ तो हम अपनी ज़मीनों को, जब हम थे, मैं चेयरमैन था, कोई ज़मीन जाने नहीं दी, और एक जो हमारी आज की ज़मीन है, जब इनके पास ये आ गए तो वो सारी चली गई। तो दिल्ली मिसाल है, शाही ईदगाह मिसाल है, अखुंजी मस्जिद मिसाल है, दरगाहें, मामा भांजा की दरगाह मिसाल है, बहुत सारी मिसाल है। वक्फ कानून के लागू हो जाने के बाद जिस तरीके से वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद और अन्य क्षेत्रों में एक सीरीज ऑफ इंसिडेंट जो कि हिंसा देखने को मिले, जिसमें 3 लोगों की मौत की भी खबर निकल करके सामने आई, उसको लेकर के भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और कहीं ना कहीं अब इस इंसिडेंट को देखते हुए भी लगता है कि वो जो कनेक्शन है और जो सीरीज ऑफ इंसिडेंट देखने को मिलता है, वो ऐसे भी आम जनमानस के लिए स्वीकार्य नहीं। देखिए, ये तो मकसद भी इनका तो यही है ना, जब मस्जिद पर आप विवाद करेंगे, जब कब्रिस्तानों पर विवाद करेंगे, जब आप दरगाहों पर विवाद करेंगे, ईदगाहों पर विवाद करेंगे, तो ये चीज़ें तो होंगी। और ये मकसद भी इनका यही है कि ये फसाद करना चाहते हैं, लेकिन हम इसके पक्ष में नहीं हैं। हम नहीं चाहते कि किसी भी किस्म का जो है फसाद हो, झगड़ा हो। जो चीज़ हो बहुत सुकून के साथ हो, पुरअमन तरीके से हो। एहतजाज भी अगर हो तो पुरअमन तरीके से हो। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट आए हैं और सुप्रीम कोर्ट से हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारे हक में फैसला आएगा। विधायक जी, एक अंतिम सवाल। राज्यसभा, लोकसभा और माननीय राष्ट्रपति महोदया के सिग्नेचर के बाद ये जो कानून है ये बना है, इस पर असंतोष था, आप लोग सुप्रीम कोर्ट आ गए। सुप्रीम कोर्ट से आपको क्या लगता है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की 90 से ज़्यादा बैठकों के बाद बनी हुई इस लॉ पर क्या स्टे मिल सकता है, या फिर क्या कुछ फैसला आ सकता है जो आप जिससे संतोष दिखा सकें? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर जो रिकमेंडेशन आए थे तमाम मिली जमातों के, तमाम पार्टीज़ के, वो इन्होंने माने कहाँ हैं? अगर वो मान लेते तो ये कुछ होता ही नहीं। और हमें पूरी उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट के अलावा हम जाएंगे कहाँ? सुप्रीम कोर्ट से हमें पूरी उम्मीद है। बहुत सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ दिया है, अक्सर ज़्यादातर केसेस में इंसाफ दिया हो, तो यहाँ से मिलेगा। हमें पूरी उम्मीद है हमें कि यहाँ से हमें इंसाफ मिलेगा। मैंने तो अभी बोल दिया है कि जैसे 2 बातें निकल करके आई, हमारे एडवोकेट हैं जो शाहिद अली जी हैं, उसमें हियरिंग में ये हुआ कि जो वक्फ बाय यूजर, उदाहरण के तौर पर कोई मुस्लिम अपनी संपत्ति दे देता है कब्रिस्तान के लिए या मस्जिद के लिए, तो ये सरकार वापस नहीं ले सकती। जो ये रूल, थंब रूल ले डाउन किया गया था बाबरी मस्जिद वाले मामले में, तो उस पर राहत मिल जाएगी संभवतः कल। और एक बात और कहा गया कि गैर मुसलमान कैसे हो सकते हैं जब दूसरे हिंदू प्रतिष्ठानों, मंदिरों में नहीं है, तो 2 पर रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। सर, आज कोर्ट में रहा कि सरकार ने भी अपनी दलील दी और जिन्होंने पिटीशन फाइल किए हैं उन्होंने भी दलील दी है, और ये दलील दी है, ये दलील सब उनकी खारिज होगी। आज लंबी सुनवाई है, 2-3 घंटे सुनवाई चली है। अब कल तक के लिए सुनवाई टाल दी गई है, कल फिर दोबारा सुनवाई होगी इस विषय पे, और मैं मानता हूं कि इन सबकी पिटीशन खारिज होगी, क्योंकि वक्फ बोर्ड बिल में जो भी अमेंडमेंट हुआ है वो संसद द्वारा, सभी पक्षों द्वारा, सभी पार्टियों द्वारा वहां पे चर्चा कीजिए, उसके बाद बिल संवैधानिक रूप से वहां पास हुआ है। उसमें मुझे लगता है कि सुप्रीम कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, उनकी सबकी पिटीशन खारिज होंगी। क्या सभी को अपनी बात रखने का हक नहीं है? आपको लगता है खारिज होगी, क्योंकि अभी तो कुछ डिसीजन भी नहीं आया? ना, हम कह रहे हैं खारिज होगी। रखे ना पक्ष रखे ना, आज भी पक्ष रखा। अभिषेक मनु सिंह भी बोले, कपिल सिब्बल बोले, और सरकार की ओर से भी मेहता जी बोले, और कल हमसे भी सबमिशन मांगा है। हम लोग भी बोलेंगे और अपना पक्ष रखेंगे, बताएंगे कि ये जो पहला जो
वक्फ बोर्ड था जिसमें अमेंडमेंट नहीं था, उसमें जो अमेंडमेंट किया गया है वो एकदम राष्ट्र हित में है और कानून संगत अमेंडमेंट है, उसमें कहीं से भी कुछ गलत नहीं है। ये वक्फ बोर्ड की जितने भी गुंडागर्दी और जो तानाशाही चल रही थी वो खत्म हो चुकी है और यहाँ से उनकी पिटीशन रद्द होगी।